बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम सीखेंगे कि कंप्रेशन मेंबर्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं और क्या-क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से कंप्रेशन मेंबर्स का फेलियर होता है और उसको हम कैसे काउंटर करते हैं। तो कॉलम्स जो कि कंप्रेशन मेंबर्स की मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है, उसके डिजाइन को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। Columns are considered as compression members because they support axial load that are compressive in nature. ठीक है। तो कंप्रेसिव कॉलम कंप्रेसिव लोड बेयर करती है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। अच्छा, इस कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो इट्स अ फंक्शन ऑफ एल, इट्स लेंथ एंड इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जो जो भी हमारे पास कॉलम होगा अंडर कंप्रेशन, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी इन कंप्रेशन वो डिपेंड करती होगी के एल और आर के रेशियो पे। दिस दिस रेशियो इज आल्सो नोन एज स्लेंडरनेस रेशियो। दिस रेशियो इज आल्सो नोन एज स्लेंडरनेस रेशियो। अच्छा, कंप्रेशन मेंबर्स और टेंशन मेंबर्स में एक जो मेन फर्क है, एक जो मेन फर्क है वो ये है कि जो कंप्रेशन मेंबर्स में हम बकलिंग का फिनोमिना कंसिडर करते हैं। टेंशन मेंबर में बकलिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो आपके पास लोड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन कंप्रेशन मेंबर्स में चूंकि लोड लोड मेंबर को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसमें बकलिंग के चांसेस फिर ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, बकलिंग भी मुख्तलिफ अकसाम की है, डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की बकलिंग हो सकती है। बेस्ड ऑन एल और आर रेशियो हमारे पास दो टाइप की बकलिंग है, इलास्टिक और इन इलास्टिक। एज द नेम सजेस्ट, एक इलास्टिक रेंज में होगी और एक इन इलास्टिक रेंज में होगी। बेस्ड ऑन डिफेक्ट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है या उसकी वजह से जो हमारे पास बकलिंग की दो मेन हमारे पास टाइप्स है, वो है लोकल बकलिंग और ग्लोबल बकलिंग। लोकल बकलिंग मेनली आपके एलिमेंट, अगर आपके पास कोई मेंबर है उसके एलिमेंट्स के अंदर होती है, उसके फ्लैंज के अंदर बकलिंग हो गई या उसके वेब के अंदर बकलिंग हो गई, वो लोकलाइज्ड होगी, उसी पर्टिकुलर मेंबर के अंदर बकलिंग हो रही होगी। ग्लोबल बकलिंग ये होगी कि पूरा का पूरा मेंबर बकल करेगा। अच्छा, अब बकलिंग क्या है? बकलिंग इट इज द सडन लॉस इन ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी। आसान अल्फाज में आप इसको इस तरह समझे कि ज्योमेट्रिकली अगर कोई चीज फेल कर जाती है लेंथ की वजह से या उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन की वजह से, तो वो बकलिंग कहलाएगी। इट ओनली अकर्स इन कंप्रेशन, ये सिर्फ कंप्रेशन में होती है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू चेक व्हेन डिजाइनिंग अ कंप्रेशन मेंबर। इसलिए ही हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये सिर्फ कंप्रेशन में ही होती है बकलिंग का फिनोमेना। सो इसलिए हम जब डिजाइन कर रहे होते तो इसको एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर के तौर पे हम डील करते हैं। अच्छा, इलास्टिक बकलिंग के लिए लियोनार्ड आयलर एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिस्ट थे। उन्होंने एक इक्वेशन हमें दी थी कि एक पर्टिकुलर लोड पे हमारे पास क्रिटिकल बकलिंग होती है। सो लियोनार्ड आयलर की जो ये इक्वेशन है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI ओवर L स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलास्टिक बकलिंग के लिए है और ये है एक आइडियल केस सिनेरियो। आप इसको जहन में ये बात रखें कि आइडियल केस सिनेरियो है। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन यूजफुल है, लेकिन इट इज नॉट गुड इनफ टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जब हम कॉलम्स की बाकी रियल वर्ल्ड में जो हमारे पास सिचुएशंस आ सकती हैं उसको हम देख लें तो सिर्फ ये इक्वेशन उसमें कारआमद साबित होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बेस पे हम डिजाइन करें। दैट वुड बी आइडियल, लेकिन हमने रियल वर्ल्ड के लिए डिजाइन करना होता है, तो इसलिए हम सिर्फ ये इक्वेशन नहीं लेते। इसको आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या, इस इक्वेशन में क्या क्या मसले मसाइल हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। अच्छा, अब लियोनार्ड आयलर की ये जो इक्वेशन है ये भी मतलब एक पर्टिकुलर डिराइवेशन पे बेस्ड है। अभी हम डिराइवेशन करते हैं इसकी और फिर देखते हैं कि इसके साथ हम क्या प्ले कर सकते हैं। इसकी वजह से कुछ और कंडीशंस भी आ सकती हैं। अच्छा, तो इसकी डिराइवेशन इस तरह है कि जो हमारे पास नॉर्मली हमारे पास जो बीम मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप फॉर बीम है फ्लेक्सर के लिए, मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप फॉर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसकी डिफ्लेक्शन की कर्वेचर की जो रिलेशनशिप है वो हमें गिवन है बाय डी स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये y जो है इसकी डिफ्लेक्शन है, इसकी डिफ्लेक्शन y, और विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्शन, x डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारे पास y की कितनी मतलब मिकदार आती है, तो वो डिपेंड करती है m और ei पे। ठीक है, सो इसी तरह जो बकलिंग फिनोमेना है वो भी बेसिकली आपके पास लेटरल बेंडिंग है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं आपस में। So now imagine column under buckling. It bends similar to beam. ये बीम की तरह ही बैंड करती है, लेकिन चूंकि कॉलम वर्टिकली खड़ी होती है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि यही सेम मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप हम बकलिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। Therefore, column under buckling will also have this particular relationship. ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने कंडीशंस की तरफ कि हमारे पास ये कॉलम है, सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है बोथ एंड्स पे, और इस पे एक लोड लगा हुआ है P का, एक्सियल लोड। उसकी वजह से ये बेंड हो जाता है, बकल हो जाता है। तो उस बकलिंग की वजह से कुछ मोमेंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अब हमारे पास जो लोड है वो इस तरह ट्रांसफर होगा, तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो मोमेंट होगा इस पॉइंट पे, तो वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा, m इज इक्वल टू माइनस पी इंटू वाई। माइनस का साइन सिर्फ रोटेशन की डायरेक्शन को शो करता है, इसमें बाकी कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। सो बेसिकली बकलिंग की वजह से हमारे पास सेकंड ऑर्डर मोमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि जो कि स्ट्रेसेस को एम्पलीफाई कर देते हैं, और उस एम्पलीफिकेशन की वजह से हमारा जो कॉलम है या जो मेंबर है वो फेल हो जाता है। तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। अच्छा, तो हम इस इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं कि जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, of y with respect to x, of y with respect to x, x is the distance covered। ठीक है, distance covered from support towards the other support। तो यहाँ पे मैंने ये assumptions लिए हुई है। ठीक है। अच्छा, अब इस m की वैल्यू को हम ऊपर रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, रिप्लेसिंग 2 in 1। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, इसमें हम रिप्लेस कर देते हैं इसको। ठीक है, so this equation becomes, this particular equation becomes this। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और assumption करते हैं कि let c square is any constant। आप इसको b square ले ले, a square ले, चाहे जो आप लेना चाहें, but it is a constant। बेसिकली pcr के कोई वैल्यू होगी, ei की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, so it ultimately leads to become a coefficient constant, so we can assume it। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको सी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सी स्क्वायर के इक्वल एज्यूम किया और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया ये बन गई। इसके साथ हम इस सी स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इस पूरी टर्म को, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब इसकी सोल्यूशन में हम नहीं जाएंगे। सोल्यूशन इसका मतलब लाइक आप मैथ जो आपने सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में जो मैथ्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी उसमें इसके सॉल्यूशंस के मतलब ये उसकी एक एप्लीकेशन है। सो वी विल नॉट गो इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ दिस। यू शुड रिमेंबर के इसकी सॉल्यूशंस इस तरह की होती है, ठीक है। सो y ऑफ x, इसको जब हम सॉल्व करते हैं फॉर y, सो y ऑफ x ये बन जाता है x का फंक्शन, ठीक है। तो y किसी भी पॉइंट पे अगर हमने मालूम करना हो अलोंग द लेंथ, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर इक्वेशन उसका सोल्यूशन देती है कि ये y की वैल्यू क्या होगी अगर x, अगर कोई लोड लगा होगा और x की वैल्यू 0 से l तक के बीच में वेरी कर रही होगी, तो फिर y की वैल्यू क्या होगी। सो दिस इज द सोल्यूशन, ठीक है। हमारे पास ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन y of x is equal to c1 times sin cx। यहाँ पे c स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जब सोल्यूशन हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे c आ जाएगा, ठीक है। एंड c1 इंटू साइन cx प्लस c2 इंटू कॉस cx, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है। इसकी मैथमेटिक्स बैक एंड पे क्या हो रही है वो आप अपने क्यूरोसिटी के लिए सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप इसको एज इट इज याद रख लें, ठीक है। ये सिर्फ प्रूफ है, ये ना मैं पेपर में दूंगा ना आपसे इसके बारे में कुछ पूछूंगा, लेकिन यू शुड नो दीज थिंग्स। ये जो C1 और C2 है हमारे पास, C1 और C2 ये हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, और ये हम तभी मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हो। बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या हो सकती है? बाउंड्री कंडीशंस ये है कि हमारे पास जब कोई लेंथ कवर नहीं हुआ y एट इज इक्वल टू 0, जब यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे हम थे y इक्वल y ऑफ x इक्वल टू 0, जब x हमारे पास 0 था, जब x हमारे पास 0 था यहाँ पे, तो y की क्या कंडीशन थी? और जब x हमारे पास इक्वल टू l हो जाएगा, इसकी लेंथ होगी l, ठीक है। तो इफ x इक्वल टू l, फिर हमारे पास क्या कंडीशंस बनती है? सो हमारे पास ये दो नॉन एंड कंडीशंस है, क्योंकि हमें पता है कि एंड पे हमारे पास डिफ्लेक्शन हमेशा 0 होती है सपोर्ट पे। तो एंड पे हमारे पास एट y इक्वल टू 0 और एट x इक्वल टू 0, एट y ऑफ 0, एट x इक्वल टू 0 नो लेंथ कवर्ड, मतलब x आपके पास कवर हुआ ही नहीं है। तो आपके पास क्या कंडीशन होगी? एट y ऑफ l एट x इक्वल टू l ऑल लेंथ इज कवर्ड, मतलब पूरी लेंथ कवर करने के बाद हमारे पास क्या कंडीशन होगी? एक ये एक सपोर्ट पे, एक ये दूसरी सपोर्ट पे, हमारे पास क्या कंडीशन है? अब हमें पता ये है कि जो सपोर्ट पे कंडीशंस है, तो वो एट x इक्वल टू 0 नो लेंथ इज कवर्ड। कंडीशन 1 को डिस्कस करके लेते हैं। एट x इक्वल टू 0, ये x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो y इक्वल टू 0, हमारे पास डिफ्लेक्शन एट स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम इधर 0 पुट कर देते हैं और बाकी जहां जहां पे x है उसकी वैल्यू में भी 0 पुट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास कंडीशन बनती है। सो वैल्यूज हमने पुट की, cos 0 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे sin 0 आ जाएगा। sin 0 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, और cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये c1 बन जाएगा। लेकिन हमारे पास दूसरी साइड पे 0 है, तो c1 इज एक्चुअली 0, ठीक है। सो दिस मीन्स कि दिस टर्म डजंट एग्जिस्ट, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशंस पे आते हैं। एट y इक्वल टू l, अच्छा, एट बोथ सपोर्ट्स द लेटरल डिफ्लेक्शन इज 0, ठीक है। तो y ऑफ l इक्वल टू एट x इक्वल टू l, दिस टर्म इज अगेन 0, ठीक है। हमारे पास ऊपर ये वाला टर्म तो 0 हो गया था, लेकिन अब साइन यहाँ पे हमारे पास देखते हैं कि क्या बनता है। साइन CL हमारे पास बन जाएगा C2 साइन CL, ठीक है।
दिस विल बी साइन सी एल इक्वल टू 0 हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास मसला आता है कि हम इसमें सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इस टर्म में C2 अगर 0 हो गया, किस किस टर्म्स की वजह से ये 0 हो सकता है। अगर C2 0 हो गया तो इसका मतलब ये है कि कोई डिफ्लेक्शन हुई नहीं, जो कि हमारे पास ये एक ट्रिवियल सोल्यूशन है। हमारा मकसद ही डिफ्लेक्शन को मालूम करना है, तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते C2। अब हम एक और कंडीशन ये है कि साइन सी एल इक्वल टू 0। साइन सी एल इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ऐसी सी एल की कौन सी वैल्यूज हैं जिस पे साइन 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, ये आगे हम जाके देखेंगे कि ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, इसमें एल 0 नहीं हो सकता क्योंकि बिकॉज कॉलम हैज सम लेंथ एल। ठीक है, और सी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि सी इज इक्वल टू पी और ई आई। पी और ई आई, अगर पी 0 हो गया तो इट मीन्स हमने कोई लोड अप्लाई नहीं की, विच इज नॉट ट्रू। हम कोई लोड अप्लाई करेंगे तो ये सोल्यूशन सारे पॉसिबल हैं, लेकिन ये वाला सोल्यूशन पॉसिबल है, ये वाला सोल्यूशन पॉसिबल है, ये वाला सोल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन दीज आर ट्रिवियल सोल्यूशंस। ये एप्लीकेबल है लेकिन हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हम इससे कोई रिजल्ट डिड्यूस नहीं कर सकते। जो 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 हमारे पास एक रिजल्ट है जिससे हम एक रिजल्ट रिड्यूस कर सकते हैं वो ये कंडीशन है, साइन सी एल इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि आगे साइन सी एल इक्वल टू 0 से हम क्या नताइज निकालते हैं। अच्छा, साइन फंक्शन बिकम 0। साइन फंक्शन हमारे पास कब कब 0 होता है, जब साइन 0 हो, पाई हो। पाई मीन्स 180 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री और इस तरह जाते जाएं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री। लेकिन पाइज में साइन पाई 0 होता है, 2 पाई 0 होता है, 3 पाई 0 होता है। एन क्या है, एन इंटीजर जेड है। इंटीजर जेड, मैथमेटिक्स में हम इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, सो एन इज इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो अंदर की टर्म है, अंदर वाली टर्म, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एन पाई के इक्वल होगा। ठीक है, सो सी एल must be equal to n pi। अब हम इस l को इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, नीचे शिफ्ट कर देते हैं, सो वी गेट दिस क्वेश्चन 4। अच्छा, अब हमने सी स्क्वायर का पढ़ा था कि सी स्क्वायर हमने जो ऊपर एग्जाम्पशन की थी, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एग्जाम्पशन की थी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी आर और ई आई। ठीक है, ये हमने पी क्रिटिकल और ई आई एज्यूम किया था। सो व्हाट हैपेंस कि हम उसमें वो वैल्यूज दोबारा डाल देते हैं। ठीक है, या ये थोड़ा सा अलजेब्रा है, ये आप कर लें, उससे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। दिस इज द रिजल्ट, जो कि मोर और लेस आइलर इक्वेशन से काफी मैच करती है, आप देख लें। सो वी गेट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एल स्क्वायर इंटू ई आई इज इक्वल टू पी सी आर। तो ये हमारा जो टारगेट प्रूफ था वो हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया। अब लेकिन हमें समझना ये चाहिए कि इसमें एल स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर क्या है, ई आई क्या है। ठीक है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ओवर हियर। एन ये शो कर रहा है, एन हमारे पास बकलिंग मोड्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कि बकलिंग मोड्स किस तरह हैं। अगर हमारे पास मतलब लाइक दिस इज एन इक्वल टू 1। ठीक है, एन इक्वल टू 1 मतलब एक दफा अगर आप एक वन हम कंसिडर कर लें तो आगे जाके देखते हैं कि इसमें क्या होता है।
मेरे ख्याल पे हमारे पास रिवर्स में हो गया, ठीक है चलें। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू बकलिंग मोड्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। अब जो n की सिनेरियोज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। इफ n इक्वल टू 1, इफ n इज इक्वल टू 1, अच्छा ये कहाँ गया, हाँ चलें। अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 होगा या n इक्वल टू 2 होगा या n इक्वल टू 3 होगा तो हमारे पास क्या कंडीशंस बनेंगी। पीसीआर जो हमारे पास क्रिटिकल लोड है n इक्वल टू 1 पे क्या बनेगा, 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर ei और l स्क्वायर, सो इट इज एक्चुअली दिस। अगर n इक्वल टू 2 होगा तो n स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। और सो इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअली जब जब जैसे जैसे बकलिंग मोड्स इंक्रीज कर रहे हैं, जिसमें डिफ्लेक्शन इस टाइप की, मतलब n इक्वल टू 1 में एक डिफ्लेक्शन होगी, n इक्वल टू 2 में दो डिफ्लेक्शन होंगी एक ही मेंबर लेंथ पे, और n इक्वल टू 3 में तीन डिफ्लेक्शन, तीन डिफरेंट साइन कर्व्स बनेंगी, सेमी साइन कर्व्स बनेंगी, ठीक है। सो ग्रेजुअली ये इंक्रीज करती जा रही है इसकी कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो हमारे पास अगर मोड्स ज्यादा हैं तो हमें उसकी टेंशन नहीं है। हमें टेंशन इस बात की, अगर n इक्वल टू 1 आता जाए हर केस में, सो दिस विल बी अ वर्स्ट केस सिनेरियो। जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए डिजाइन कर देते हैं और बाकी डिजाइन उसको ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर रही होती है। So that is why the critical buckling load is taken at n equal to 1, ठीक है। सो कंक्लूजन हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब इस क्रिटिकल बकलिंग लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस भी होता है, विच इज नथिंग बट पीसीआर डिवाइड बाय ए, ठीक है। तो पीसीआर डिवाइड बाय ए जब हम करते हैं तो हमारे पास सिंपल इधर ए डिवाइड कर दें, बाकी यहाँ पे इसके साथ थोड़ा सा प्ले करके हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेक्शन प्रॉपर्टी निकाली, दिस पर्टिकुलर सेक्शन प्रॉपर्टी which is nothing but radius of gyration actually, ठीक है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल है, r is equal to I over a, ठीक है। दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। अच्छा, I over a किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो वी विल रिप्लेस दिस I over a बाय रेडियस ऑफ जायरेशन स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन बना वो एफ सी आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई एल ओवर आर स्क्वायर। इट अब ये हमारे पास एल ओवर आर स्क्वायर क्या है, इट्स नथिंग बट स्लेंडरनेस रेशियो जो जो हमारे हमें रिक्वायर्ड है किसी भी कॉलम को, मतलब अगर हमने स्टेबल बनाना है तो उसका एल ओवर रेशियो चेक्स के और लिमिट्स के अंदर रखना पड़ता है। अच्छा, ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये पर्टिकुलर जो दो इक्वेशंस हमने अभी डिराइव किए, ये दो इक्वेशंस, these two relationships hold good if column is simply supported, ठीक है, simply supported and conditions थी। what happens if it is not simply supported, फिर क्या होगा। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है जिसको हम के फैक्टर बोलते हैं, इट इज इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। ये एक्चुअली बेसिकली करता क्या है, के फैक्टर आपके सिंपली सपोर्टेड जो सपोर्टेड कॉलम लेंथ है उसको रिलेट करता है कि अगर वो डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस में हो तो उसके मुकाबले में ये लेंथ और वो लेंथ उसकी कंपैरिजन करवाता है। इट बेसिकली रिलेट्स फिक्स्ड सपोर्ट टू पिन और सिंपली सपोर्टेड कॉलम, ठीक है। ये फिक्स सपोर्ट कंडीशन होगी तो फिर इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, और अगर
कोई और कंडीशंस होगी तो फिर इफेक्टिव लेंथ क्या होगी। दिस इज रिलेटिव टू सिंपली सपोर्टेड, ठीक है। अच्छा, हम ऊपर जाते हैं, ये रहा। If k equal to 1, this is for simply supported कंडीशन के लिए k equal to 1, ठीक है। सो हमारे पास k equal to 1 जो फॉर्मूला है पीसीआर का वो सेम ही रहता है, लेकिन जब हमारे पास कंडीशंस डिफरेंट हो जाए, सपोज हमारे पास फिक्स एंड कंडीशंस है, तो फिर क्या सिनेरियो होगा। हम जब उसके लिए कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकली, उसका थ्योरेटिकल जो इफेक्टिव लेंथ हो जाता है वो हाफ में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और अगर 1 और थ्योरेटिकल वैल्यू 0.5 हो जाती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो वो 0.65 के इक्वल है, ठीक है। और हमने यूज भी अपने न्यूमेरिकल्स में 0.65 ही यूज करनी है, ठीक है। वी हैव टू गो फॉर प्रैक्टिकल वैल्यूज रादर देन थ्योरेटिकल वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू पैरामीटर के, ठीक है। इसी तरह वन पिन वन फिक्स्ड कंडीशन हो एंड कंडीशन इस तरह हो कॉलम की, तो फिर क्या होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू 0.7 होगी और प्रैक्टिकल वैल्यू 0.8 होगी। इन दोनों में साइड स्वे नहीं है, ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में। बुक में कुछ और कंडीशंस भी दी गई हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले के कंडीशन को देखेंगे कि इसकी क्या कंडीशन बनती है किसी भी प्रॉब्लम में जब हम सॉल्व करते हैं। सो वी विल हैव टू चेक उसकी एंड कंडीशंस एंड सपोर्ट कंडीशंस क्या है, उसके मुताबिक उसकी के की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। सो वी विल जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर हम उसको देखेंगे, ठीक है। Therefore, for all kinds of support, the equation becomes this. PCR की इक्वेशन ये बन जाती है और FCR की इक्वेशन ये बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको जो मेन बात है वो बताने लगा हूँ कि ये दो इक्वेशंस जो है हमारे पास वो आइडियल कंडीशंस के लिए हैं, लेकिन कॉलम जो हमारे पास बिहेव करता है दैट इज नॉट आइडियल कंडीशन, ठीक है। उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है देखने वाली जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी कंजर्वेटिव वैल्यूज लेनी पड़ती हैं। these equations are for ideal conditions, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि these equations are useful but not good enough to completely determine the capacity of column। और फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि why they are not good enough। So इसका आंसर ये है कि in addition to other minor issues like eccentricities and twisting and shearing deformations, the two main reasons why real column behavior deviates from ideal column behavior are: number one, the presence of residual stresses and presence of geometric imperfections। अच्छा, both of these conditions severely impact the strength of these columns. Therefore, we need to understand how strength variation occurs during this whole process। जब हम ये conditions, दो particular conditions इसमें incorporate करेंगे तो उसकी वजह से जो हमारे पास strength की capacities है वो बहुत vary करती है, बहुत जल्दी मतलब उसकी वेरिएशन होती है इनकी प्रेजेंस की वजह से। सो वी नीड टू इनकॉर्पोरेट दीज टू एज वेल, ठीक है। अब आते हैं कि दोनों कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं किसी भी कॉलम की कैपेसिटी पर, ठीक है। इनइलास्टिक एंड इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। जब जो हमारे पास FCR का जो फॉर्मूला है अगर हम उसको प्लॉट करें ग्राफ पे तो हमारे पास इस किस्म का ग्राफ बनता है, हाइपरबोला बनता है, ठीक है। दिस मींस क्योंकि जैसे जैसे KL और R की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, सो FCR की वैल्यू जल्दी घटती है, स्लोली नहीं घटती, जल्दी घटती है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे KL और R स्क्वायर हमारे पास उसकी डिग्री जो है वो 2 है। मतलब अगर ये FCR KL और R हम 2 बढ़ाते हैं तो FCR की स्ट्रेंथ जो है वो 4 गुना कम होती है, ठीक है। इस तरह इसको देख लें। अच्छा,
अच्छा, ये रेजिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट कहाँ से होते हैं? ये रेजिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट तब होते हैं जब हम अनइवन कूलिंग करते हैं। अनइवन कूलिंग खुद ब खुद होती है क्योंकि स्टील जो हम मेंबर्स बनाते हैं उसमें जो थिकर पार्ट्स होते हैं वो स्लोली, जो मिडल के पार्ट्स होते हैं वो स्लोली कूल डाउन होते हैं एजेस के रिलेटिव। एजेस जल्दी 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 कूल हो जाते हैं, तो उस वजह से इस तरह होता है कि अनइवन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाती है उसमें। उस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से ये हो जाता है कि वो स्ट्रेसेस उसमें एम्बेड हो जाते हैं। उसमें ऑलरेडी जब वो मेंबर हम बना लेते हैं तो उसमें वो स्ट्रेसेस एम्बेड होते हैं, मतलब उस पर ऑलरेडी कुछ फोर्स लग रहा होता है। तो वो फोर्स लगने की वजह से क्या होता है कि इस पे जब हम पी लोड अप्लाई करते हैं तो हम ने जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की होती है पी लोड के लिए कि कितना पी लोड हम अप्लाई कर सकते हैं यील्ड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, उससे पहले वो फेल हो जाते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो स्ट्रेसेस एम्बेडेड होती हैं, उस पे पी लोड के स्ट्रेसेस और ऐड हो जाती हैं, तो वो जो यील्ड पॉइंट होता है वो जल्दी रीच हो जाता है। सो वी से दैट कि फेलियर रिजल्ट्स बिफोर द यील्ड पॉइंट, एक्चुअल यील्ड पॉइंट। वो क्यों? रेजिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से, उसमें ऑलरेडी स्ट्रेसेस होती हैं, तो दे एड अप एंड cause failure before yield point। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आइडियल कंडीशन होती, जगह आइडियल कंडीशन तब होती जब उसमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस ना होते, तो वो हमारे पास समवट इट फॉलोज दिस कर्व। ठीक है, इस तरह का कर्व फॉलो करती है। लेकिन जो हमारे पास ड्यू टू ये रेजिडुअल स्ट्रेसेस है उसकी कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। इट फॉलोज दिस कर्व, सॉर्ट ऑफ दिस कर्व। सो हमारे पास जो कैपेसिटी में डिफरेंस आता है वो इतना होता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू लुक इनटू दीज स्ट्रेसेस, और ये स्ट्रेसेस क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं ज्योमेट्रिक इम्परफेक्शंस की तरफ कि ज्योमेट्रिक इम्परफेक्शंस क्या है। बेसिकली ज्योमेट्रिक इम्परफेक्शंस आप इस तरह ले लें कि कोई कोई भी दुनिया में कोई जो कॉलम है वो परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है। परफेक्टली स्ट्रेट होने का मतलब ये है कि उसमें कोई टेढ़ापन नहीं है। माइन्यूट लेवल पे टेढ़ापन हो सकता है, लेकिन कोई भी कॉलम परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है। सो उस टेढ़ेपन की वजह से हमारे पास कुछ मोमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एम्पलीफाई करके दिखाया हुआ है कि कोई कॉलम स्ट्रेट नहीं होता तो वो थोड़ा सा इस तरह होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी डेल्टा क्रिएट हुआ होता है। डेल्टा मीन्स कि थोड़ा सा हमें मोमेंट आर्म मिल जाता है। उसकी वजह से कुछ हमारे पास मोमेंट्स जनरेट होते हैं, कुछ मोमेंट्स जनरेट हो रहे होते हैं